हेलो। आज हम करते हैं महाराष्ट्र सेट के पीवाईक्यूज। ये महाराष्ट्र सेट के पीवाईक्यूज है यूनिट 1 के। ठीक, ये 2018 से लेकर 2024 तक के पीवाईक्यूज है। ये यूनिट 1 के हैं। इसमें पार्ट फर्स्ट है, आगे ऐसे पार्ट 2, पार्ट थर्ड, पार्ट फोर्थ आते रहेंगे। एक वीडियो में इतने सारे पीवाईक्यूज कराने इम्पॉसिबल है, इसलिए मैंने छोटे छोटे पार्ट्स बनाए। यूनिट 1 के हैं, पहले हम यूनिट 1 के करेंगे, फिर हम यूनिट 2 के करेंगे, फिर हम यूनिट 3 के करेंगे। ऐसे सबके पीवाईक्यूज करेंगे। डेली अपलोड होगी एक वीडियो। आज पार्ट फर्स्ट, फिर पार्ट कल सेकंड, फिर पार्ट थर्ड, ऐसे डेली अपलोड होगी। बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश में भी होगी, हिंदी में भी होगी। ठीक, जैसे नेट का सिलेबस है सेम सिलेबस सेट का है। नेट के सिलेबस में भी 10 यूनिट है, सेट के सिलेबस में भी 10 यूनिट्स है। दोनों के सिलेबस टॉपिक सब सेम है, इसलिए ये वीडियो सेट एग्जाम्स में तो हेल्पफुल होगी और नेट एग्जाम में भी हेल्पफुल होगी। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक सेकेंड। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आ स्मॉल एंड प्राइमरी सोशल ग्रुप इज। छोटा और प्राथमिक सोशल ग्रुप क्या है? फैमिली, पियर्स, को ट्रैवलर ऑन अ बस, व्हाट्सएप ग्रुप। एक छोटा और प्राथमिक सोशल ग्रुप क्या है? जब हमारा जन्म होता है तो सबसे पहले हम फैमिली में होते हैं, उसके बाद हम स्कूल जाते हैं, उसके बाद हम कॉलेज जाते हैं, उसके बाद हम सोशलाइज होते रहते हैं। ठीक, तो फैमिली हमारा छोटा और प्राथमिक सोशल ग्रुप है। जब हमारा जन्म होता है हम फैमिली में ट्रेडिशन सीखते हैं, अपने कल्चर, बिलीव्स, रहने सहने का स्टाइल, बोलने की लैंग्वेज, हम सब कुछ सबसे पहले फैमिली में सीखते हैं। फिर हम सब जब 3 और 3.5 साल के होते हैं तब हम स्कूल जाते हैं, स्कूल के बाद कॉलेज। ऐसे हमारा धीरे धीरे सोशलाइजेशन होता रहता है, समाजीकरण होता रहता है। तो सबसे छोटा और प्राथमिक ग्रुप कौन सा? हमारा फैमिली। सबसे पहले हमें फैमिली इंट्रोड्यूस होती है। आंसर नंबर ए। The family is one of the most fundamental institution in society and it's often regarded as a universal element. फैमिली एक छोटा और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है सोसाइटी में और इसे माना जाता है यूनिवर्सल एलिमेंट। फैमिली मेम्बर्स टिपिकली स्पेंड सिग्निफिकेंट टाइम टुगेदर। फैमिली मेम्बर सबसे ज़्यादा एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं और एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाते हैं। ये कनेक्शन बेस होते हैं फैमिली का एज अ प्राइमरी सोशल ग्रुप के। परिवार समाज की सबसे बुनियादी संस्थाओं में से एक है और इसे अक्सर एक सार्वभौमिक तत्व माना जाता है। परिवार के सदस्य आमतौर पर एक साथ काफी समय बिताते हैं जिससे उन्हें मजबूत संबंध बनाने का मौका मिलता है। ये संबंध प्राथमिक सामाजिक समूह के रूप में परिवार का आधार बनाते हैं। ऐसे स्लाइड हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने लिख दिया दोनों में, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। क्वेश्चन नंबर सेकंड। इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन the subject of education is included in a concurrent list. It means हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एजुकेशन है वो इंक्लूडेड है कॉन्करेंट लिस्ट में। इसका मतलब क्या है? ऑप्शन ए, केवल यूनियन गवर्नमेंट एजुकेशन पर ध्यान देगी। ऑप्शन बी, स्टेट गवर्नमेंट ध्यान देगी एजुकेशन पर। ऑप्शन सी, या दोनों ही स्टेट
यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की जिम्मेदारी है एजुकेशन पर ध्यान देना, या सिर्फ प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी है एजुकेशन सब्जेक्ट को हैंडल करना? ये क्वेश्चन अब इंग्लिश में, आगे नेक्स्ट स्लाइड में हिंदी में भी है। हमारे संविधान में शिक्षा का विषय समवर्ती सूची में शामिल है। इसका मतलब है केवल संघ सरकार की शिक्षा ध्यान देगी, राज्य सरकार देगी, या राज्य और संघ सरकार देगी, या केवल राष्ट्रपति द्वारा संभाला जाता है? कॉन्करेंट लिस्ट में एजुकेशन है वो दोनों सरकार की जिम्मेदारी है, यूनियन की भी और स्टेट की भी, संघ सरकार की भी और राज्य सरकार की भी, वो दोनों की ही जिम्मेदारी है। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा सी। क्यों? 1976 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई थी 42। एजुकेशन जिम्मेदारी बना था, जॉइंट रेस्पॉन्सिबिलिटी हुई थी स्टेट की भी और सेंट्रल की भी, तब से ही वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। मतलब 42 अमेंडमेंट हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन में 1976 में, तब से ही जॉइंट रेस्पॉन्सिबिलिटी बन गई यूनियन की भी और स्टेट गवर्नमेंट की भी, तो वो कॉन्करेंट लिस्ट में इंक्लूड हो गई। संघ सरकार भी ध्यान देगी और स्टेट भी। ठीक उसी टाइम पे 42 अमेंडमेंट में 1976 में प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में दो शब्द इंक्लूड हुए थे। फर्स्ट, पहला शब्द है सोशलिस्ट एंड सेकुलर, दो वर्ड इंक्लूड हुए थे। सोशलिज्म का मतलब है नेशनलाइजेशन करना हमारे प्रोडक्शन को और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ को बांटना। सेकुलरिज्म का मतलब है रिलीजियन को अलग करना स्टेट से। 42 अमेंडमेंट हुई थी 1976 में, दोनों की ही जिम्मेदारी हुई थी एजुकेशन को देखना, यूनियन गवर्नमेंट की भी और स्टेट गवर्नमेंट की भी, तब से वो कॉन्करेंट लिस्ट में शामिल हो गई। कॉन्करेंट लिस्ट होती है जो सरकार भी, सेंट्रल भी देखती है और स्टेट भी देखती है। ठीक, सेंट्रल लिस्ट होती है, एक स्टेट लिस्ट होती है, कॉन्करेंट लिस्ट होती है। एजुकेशन किस में आता है हमारा? कॉन्करेंट लिस्ट में। 1976 में एक संविधान संशोधन 42 के बाद शिक्षा केंद्र और राज्य सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी बन गई, यानी एक समवर्ती विषय हो गया। 1976 में 42 अमेंडमेंट में ही दो शब्द इंक्लूड करे गए, एक है समाजवादी और एक है धर्मनिरपेक्ष। समाजवाद का मतलब है उपदान के संसाधनों का राष्ट्रीयकरण और धन का समान वितरण। धर्मनिरपेक्षता का मतलब का उद्देश्य है धर्म को राज्य से अलग करना। ठीक, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। फिर बाद में आंसर भी मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3, एज अ पार्ट ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मेड एफर्ट्स इन विडो रीमैरिज। विडो रीमैरिज पर किसका योगदान था? सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, समाज में बदलाव लाने के लिए विडो रीमैरिज का कॉन्सेप्ट किसने दिया? स्वामी विवेकानंद, औरबिंदो, महात्मा गांधी या सावित्रीबाई फुले? सामाजिक परिवर्तन के भाग के रूप में डैश ने विधवा पुनर्विवाह का प्रयास किया? स्वामी विवेकानंद, औरबिंदो, महात्मा गांधी, सावित्रीबाई फुले? तो ये किया था सावित्रीबाई फुले ने। हुआ क्या था, ब्रिटिश रूल के टाइम पे सती प्रथा चलती थी। सती प्रथा का सिस्टम था। अब सती प्रथा क्या होती है? सती प्रथा होती है किसी वुमेन का अगर हस्बैंड मर गया तो उसे सती कर दिया जाता था। उस टाइम पे वुमेन्स की एजुकेशन भी नहीं थी। इन्होंने सती प्रथा पे बात करी और इन्होंने चाइल्ड मैरिज पर बात करी, चाइल्ड मैरिज ना हो बच्चों की, और इन्होंने विडो रीमैरिज का रखा कि विडो की रीमैरिज होनी चाहिए।
फिर इन्होंने क्या करा, ये थी फर्स्ट फेमिनिस्ट इन इंडिया। वुमेन के हक में बोलने के लिए सबसे पहले इन्होंने ही ये कॉन्सेप्ट रखे। इन्होंने ही फर्स्ट स्कूल खोला पूना में ना 1848 में। सबसे पहला स्कूल खोला अपने पति के साथ मिलकर, उनका नाम है ज्योतिबाई फुले। सावित्रीबाई फुले को फर्स्ट फेमिनिस्ट इन इंडिया बोला जाता है। इन्होंने फर्स्ट स्कूल खोला, वुमेन एजुकेशन के सपोर्ट में थी, वुमेन्स एजुकेशन के लिए खड़ी थी। इन्होंने ब्रिटिश रूल के टाइम पे सती प्रथा पर रोक लगवाई, चाइल्ड मैरिज पर, विडो रीमैरिज का कॉन्सेप्ट रखा। तो ये सब काम किसने करे थे? सावित्रीबाई फुले ने। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4, द आइडिया ऑफ was borrowed from गांधी जी बेसिक एजुकेशन सिस्टम। गांधी जी की बेसिक एजुकेशन सिस्टम से एक आइडिया लिया गया है और उसे इंक्लूड करा गया है रिकमेंडेशन ऑफ कोठारी कमीशन में। गांधी जी बेसिक एजुकेशन सिस्टम में कौन सा आइडिया लिया गया और उसे इंक्लूड करा गया रिकमेंडेशंस में कोठारी कमीशन में। कोठारी कमीशन कब आया था? कोठारी कमीशन आया था 1964 में और 1966 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी। ये कॉम्प्रिहेंसिव कमीशन था, इन्होंने सब पर बात करी थी। तो इन्होंने क्या लिया था गांधी जी की? गांधी जी हमारे क्या कहते थे? टेक्निकल एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, कंपलसरी इंग्लिश, रिलीजियस एजुकेशन। गांधी जी कंपलसरी इंग्लिश की तो बात करते ही नहीं थे, गांधी जी बात करते थे मदर टंग की। बच्चे को अपने मदर टंग में पढ़ाओ। तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। टेक्निकल एजुकेशन की बात गांधी जी नहीं करते थे और रिलीजियस एजुकेशन की बात वो नहीं करते थे, वो बात करते थे ऑलराउंड डेवलपमेंट की। गांधी जी कहते थे क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन के लिए, कि उस टाइम पे होता क्या था, ब्रिटिश रूल के टाइम पे ब्रिटिश रूल मास एजुकेशन को नहीं पढ़ाना चाहती थी, वो चाहती थी सिर्फ कुछ लोगों को पढ़ा दे और वो ही हमारे काम आए, सब लोगों को वो पढ़ाना नहीं चाहती थी। और वो भी एजुकेशन देना चाहती थी वेस्टर्न एजुकेशन। तो गांधी जी ने कॉन्सेप्ट रखा क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन का, कि क्राफ्ट करो और उससे पैसा कमाओ और वो पैसा अपनी पढ़ाई में लगाओ, क्योंकि उस टाइम पे सर ब्रिटिश रूल पैसा भी नहीं देना चाहती थी, क्योंकि वो सबको पढ़ाना नहीं चाहती थी, वो चाहती थी सिर्फ कुछ लोगों को पढ़ा दे, वो हमारे काम आए। तो गांधी जी ने रखा क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन की बात रखी कि उस क्राफ्ट तुम काम भी करो, उससे पैसा कमाओ और फिर वो पैसा अपनी पढ़ाई में लगाओ। एक गांधी जी बात करते थे इन सबके, गांधी जी बात करते थे एक और, एक मिनट यहाँ पे बहुत ज्यादा मैसी हो गया है, इसे मैं सब हटा देती हूँ। गांधी जी बात करते थे फर्स्ट से फिफ्थ क्लास तक बॉयज और गर्ल्स को सेम करिकुलम से पढ़ाओ, बट आफ्टर फिफ्थ बॉयज को वो कहते थे क्राफ्ट पढ़ाओ और गर्ल्स को पढ़ाओ होम साइंस। और वो ये भी बात करते थे कि 7 to 14 ईयर्स तक बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए। उसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। एक मिनट में पेन का कलर चेंज कर। रविन्द्रनाथ टैगोर फाउंडेड द फॉलोइंग 3 इंस्टीट्यूट। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कौन से 3 इन संस्थापनों की, सॉरी संस्थापना संस्थानों की स्थापना की? शांति निकेतन, गीतांजलि, शिक्षा भवन। कला भवन, संगीत भवन, विद्या भवन। विद्या भवन, श्री निकेतन, विश्वा भवन। शांति निकेतन, श्री निकेतन, विश्वा भारती। टैगोर जिस बात क्या करते, टैगोर बात करते थे कि बच्चे को
चार दीवारी के अंदर मत पढ़ाओ, वो अगेंस्ट थे इसके। वो कहते थे बच्चे को फ्रीडम छोड़ दे दो। टैगोर की फिलॉसफी बेस्ड है नेचर पर। ये बहुत ज्यादा नेचर से इंस्पायर थे कि बच्चों को नेचर के थ्रू पढ़ाओ। वो बात करते थे रियल लाइफ एक्सपीरियंस दो बच्चों को। गांधी जी ने शांति निकेतन, विश्व भारती और श्री निकेतन इन इंस्टीट्यूट की स्थापना करी थी। शांति निकेतन को ही विश्व भारती यूनिवर्सिटी बोला गया। ये इन्होंने शांति निकेतन की स्थापना करी थी आश्रम स्टाइल एजुकेशन की, कि टीचर और स्टूडेंट दोनों साथ मिलकर रहे, नेचर के उसमें रहे और सब दोनों एक साथ पढ़े, नेचर भी हो, दोनों एक दूसरे साथ भी रहे, वहीं पर टीचर भी और स्टूडेंट भी। तो उन्होंने स्थापना करी थी शांति निकेतन को, उसको ही बाद में नाम दिया गया विश्व भारती यूनिवर्सिटी। रविन्द्रनाथ टैगोर इज द मोस्ट वर्ल्ड फेमस पोइट, विश्व कवि, popularly known as Gurudev and a respected teacher. He was awarded the Nobel Prize for his book गीतांजलि। उनकी बुक है गीतांजलि, बहुत ज़्यादा फेमस है, उनके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। शांति निकेतन और विश्व भारती, उन्होंने टैगोर ने दो कंट्रीब्यूशन दिए थे अपने एजुकेशन में। शांति निकेतन को ही हम विश्व भारती यूनिवर्सिटी बोलते हैं। वो मानते थे एक्टिविटी एजुकेशन में। टैगोर का आइडिया बहुत ज़्यादा मिलता जुलता था रूसो से, फॉरबेल से, ड्यूई से। हु एम्फेसाइज फ्रीडम, वो फ्रीडम पर जोर देते थे। वो चाहते थे बच्चों के साथ हार्मनी रखो, रिलेशनशिप, से बच्चा वर्ल्ड को रियलाइज कर सके। द विश्व भारती शांति निकेतन केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1921 टू स्प्रेड द रिच हेरिटेज ऑफ इंडियन फिलॉसफी and spiritualism to the whole world. Founded by the great Rabindranath Tagore, Vishwa Bharati University is situated in Shanti Niketan and Shri Niketan. शांति निकेतन को ही यूनिवर्सिटी को ही विश्व भारती यूनिवर्सिटी बोला जाता है। 1921 में एस्टेब्लिश हुई थी, बहुत ज़्यादा फेमस यूनिवर्सिटी है रिच हेरिटेज फिलॉसफी के लिए, स्पिरिचुअलिज्म के पूरे वर्ल्ड में। Question number 6. In the former period of his life, J. Krishnamurti, J. Krishnamurti का मतलब है जिड्डू कृष्णमूर्ति, was concerned with the spiritual institution called, जिड्डू कृष्णमूर्ति के पूर्व काल पीरियड में को स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन बोला जाता है। वो उसे क्या बोला जाता है? ब्रह्मो समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, रामाकृष्ण मिशन, आर्य समाज। अपने जीवन के पूर्व काल में जो कृष्णमूर्ति आध्यात्मिक संस्था से जुड़े थे उसे डैश कहा जाता है, उसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी थियोसॉफिकल सोसाइटी। क्यों कहा जाता है पढ़ते हैं। जिड्डू कृष्णमूर्ति 1985 में उनका जन्म हुआ, 1986 में उनकी डेथ हुई। वॉज एन एजुकेशनल फिलोसफर थे हु बिलीव दैट वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन इज टू एम्पावर चाइल्ड विद टेक्नोलॉजिकल प्रोफिशिएंसी and inculcate those values which help them to function with clarity and efficiency in the modern area. जिड्डू कृष्णमूर्ति एजुकेशन फिलोसफर थे, उनका मेन ऑब्जेक्टिव था एजुकेशन के लिए कि बच्चे को एम्पावर करो, टेक्नोलॉजी की प्रोफिशिएंसी हो और उनमें वैल्यूज दो जिससे बच्चा आगे के लिए अपने फंक्शन क्लैरिटी हो और एफिशिएंस बने बच्चा करने के लिए। ठीक, उन मूल्य को विकसित करना है जो उन्हें इस आधुनिक युग में स्पष्टता और दक्षता के साथ कार्य करने में मदद करे। जब कृष्णमूर्ति के फादर रिटायर हो गए, उनके पास बहुत कम पैसा था। वो जॉब करते थे क्लर्क की एज अ थियोसॉफिकल सोसाइटी इन आद्यार मद्रास में। लेटर बोथ कृष्णमूर्ति एंड हिज ब्रदर
कुछ टाइम बाद कृष्णमूर्ति और उनके ब्रदर अडॉप्टेड करे गए उस सोसाइटी के द्वारा। उनके जो एक्सपीरियंस थे उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उनकी जो सोच थी, वो सोच से वहां पे काफी प्रभावित हुए थे। उनकी माँ जब वो 10 साल के थे तब वो उनकी मम्मी गुजर गई थी। उनके पापा बहुत कम पैसा कमा पाते थे, उन्हें ठीक से पढ़ा भी नहीं पाए। तो उनके भाई को और उन्हें कृष्णमूर्ति को उस सोसाइटी ने अडॉप्ट कर लिया। वो उस सोसाइटी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, प्रभावित थे। ठीक। ही डिड नॉट बिलोंग टू एनी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। वो किसी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पे नहीं बिलीव करते थे। थ्रू आउट हिज लाइफ कृष्णमूर्ति ट्रेवल्ड एक्सटेंसिवली एडवोकेटेड for the need for a radical change in humanity, extensively advocated for the need to bring change, a radical change in humanity। वो बहुत ज़्यादा घूमते रहते थे, जिससे उनका यह मानना था कि ह्यूमैनिटी में परिवर्तन लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो बहुत ज़्यादा फोकस करते थे क्रिटिकल थिंकिंग पर। वो ये नहीं मानते थे कि बच्चों को तुमने रटवा दिया, बात खत्म। नहीं, वो रोट लर्निंग के अगेंस्ट थे। रोट लर्निंग का मतलब होता है मेमोरी बेस्ड लर्निंग, रटवाना। उसके अगेंस्ट है। वो मानते थे क्रिटिकल थिंकिंग पर बेस्ड थी उनकी सोच, फिलॉसफी सॉरी। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, थियोसॉफिकल सोसाइटी। एज पर श्री औरोबिंदो, आइडिया ऑफ इंटीग्रल एजुकेशन इज द लास्ट स्टेज ऑफ इट। औरोबिंदो का आइडिया इंटीग्रल एजुकेशन का लास्ट स्टेज का थे। वो कैसे पता? स्पिरिचुअल, योगिक, साइकिक वैल्यू। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सॉरी, ऑप्शन नंबर ए, स्पिरिचुअल एजुकेशन पर। Aurobindo Ghosh was born on August 15, 1872 in Calcutta। उनका जन्म 15 अगस्त 1872 में हुआ। एजुकेशन अकॉर्डिंग टू हिम इज जस्ट नॉट अबाउट एक्वायरिंग इन्फॉर्मेशन। उनके अकॉर्डिंग एजुकेशन सिर्फ ये नहीं था कि इन्फॉर्मेशन ले ली, बट बिल्डिंग द पावर ऑफ द ह्यूमन माइंड एंड स्पिरिट। उनके अकॉर्डिंग एजुकेशन थी कि बच्चे की सोच और स्पिरिट डेवलप हो, बने। He speaks of education that is suitable for the Indian soul, sorry, Indian soul, temperament and culture। वो बोलते थे एजुकेशन जो इंडिया के He speaks of education that is suitable for the Indian soul, टेम्परामेंट एंड कल्चर। वो बोलते थे एजुकेशन जो इंडिया के सोल को सुटेबल हो, टेम्परामेंट हो, उनके हिसाब से उनकी एजुकेशन हो। उनकी फेमस बुक्स ये हैं। ये हिंदी में स्लाइड दी भी गई है, पढ़ लेना। अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद द एजुकेशन इज डैश ऑलरेडी इन मैन। स्वामी विवेकानंद के अकॉर्डिंग एजुकेशन जो है ऑलरेडी मैन में। वो क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नॉलेज, मेडिटेशन ऑफ द ऑन द स्पिरिट, मैनिफेस्टेशन ऑन द ऑफ द स्पिरिचुअलिटी, मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन। यह स्वामी विवेकानंद की बहुत फेमस डेफिनेशन है। वो क्या है ये? तो उनकी डेफिनेशन है ये ऑप्शन नंबर डी, मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन। स्वामी विवेकानंद, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइन परफेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्टेंस इन मैन, रिफ्लेक्ट द, ये डेफिनेशन है।
एजुकेशन, वो विवेकानंद जो थे वो मानते थे सेल्फ डेवलपमेंट को, ब्रह्मचर्य का पालन हो। वो बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे कि बच्चे की जो नॉलेज है, ही स्ट्रांगली बिलीव, कहाँ चला गया, दैट नॉलेज लाइज हिडन इन द माइंड ऑफ द इंडिविजुअल विच द इंडिविजुअल अनकवर्ड एंड डेवलप हिज थ्रू एफर्ट। बच्चे की जो नॉलेज है, जो माइंड में छुपी हुई है इंडिविजुअल के में, वो इंडिविजुअल हटा सकता है अपने एफर्ट से। शिक्षा मनुष्य में पहले से ही विद्यमान द्रव्य पूर्ण की अभिव्यक्ति है। विवेकानंद की शैक्षिक अवधारणाओं को दर्शाता है। उन्होंने आत्मविश्वास विकास के लिए शिक्षा की वकालत की। उन्होंने आत्मा विकास के लिए ब्रह्मचर्य का सुझाव दिया। उन्होंने दृढ़ विश्वास था कि ज्ञान व्यक्ति के मन में छिपा होता है, जिसे व्यक्ति अपने प्रयासों से खोजता है और विकसित करता है। क्वेश्चन नंबर 9, द फिलोसफी ऑफ नेचुरलिज्म केम फॉरवर्ड विद द रिएक्शन। नेचुरलिज्म जो फिलोसफी आई वो किसके रिएक्शन में थी? आइडियलिज्म, रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, एक्सटेंशनलिज्म। नेचुरलिज्म जो फिलोसफी है वो बहुत ज़्यादा मानती है नेचर को, वो हर चीज़ मानती है बेस्ड हो नेचर पर। बच्चा पढ़ ले नेचर के अकॉर्डिंग, डिसिप्लिन उसे मत करो, नेचर उसे खुद डिसिप्लिन करेगा। वो बुक्स पर भी बहुत ज़्यादा जोर नहीं देती। नेचर, नेचुरलिज्म फिलॉसफी हर चीज बेस्ड है नेचर पर, उनका ये कहना है। तो वो किसको नहीं मानते? वो आइडियलिज्म को भी नहीं मानते। वो सबसे पहले फिलॉसफी आई थी आइडियलिज्म। आइडियलिज्म किसको मानती है? वो आइडियाज को मानती है, माइंड को। लेकिन नेचुरलिज्म फिलॉसफी इसको रिजेक्ट करती है। वो कहती है ऐसा कुछ नहीं। नेचुरलिज्म कहती है सिर्फ नेचर बेस्ड एजुकेशन बच्चे को दो। अगर बच्चा खड़ा है, उसका बारिश आ रही है, तो तुम उससे ये मत कहो अंदर आ जाओ। बच्चा जब गीला होगा, बीमार पड़ेगा, तो वो खुद सीख लेगा अपने एक्सपीरियंसेस से कि बारिश आने पे हम बीमार पड़ सकते हैं, भीग रहे हैं, तो हम बारिश में बाहर ना खड़े हुए बहुत ज़्यादा देर, इसलिए हम अंदर आ जाए। वो बच्चा अपने एक्सपीरियंस से खुद चीज़ें सीख लेगा, उसे तुम मत गाइड करो। नेचुरलिज्म फिलॉसफी नेचर पर बेस्ड है। ये सब यही लिखा है। वो नहीं मानती क्लासरूम हो, टेक्स्ट बुक हो, टाइम टेबल्स हो, करिकुलम हो, फॉर्मल लेसन, एग्जामिनेशन हो। वो सिर्फ नेचर को मानती है। ये डिनाई द एग्जिस्टेंस ऑफ, सब कुछ मना करती है कि उसके बियॉन्ड, नेचर के बियॉन्ड कुछ नहीं है। इंक्लूडिंग सुपर नेचुरल एलिमेंट्स और फोर्सेस को भी वो डिनाई करती है। वो कहती है टीचर का रोल है बच्चे को नेचुरल इन्वायरमेंट पे दिखाना। एक्सटर्नल डिसिप्लिन को वो नहीं मानती, नेचुरल ही डिसिप्लिन है। नेचुरलिज्म बिलीव करती है फॉर्मल एजुकेशन इज द इन्विटेशन ऑफ सोसाइटी विच इज आर्टिफिशियल। फॉर्मल एजुकेशन जो बच्चे को दी जाती है वो आर्टिफिशियल है। गुड एजुकेशन कैन बी पॉसिबल ओनली थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद नेचर। गुड एजुकेशन वो है जो बच्चे को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नेचर के साथ में हो। इससे फिलॉसफी से कौन बहुत ज़्यादा प्रभावित है? टैगोर। Question number 10. According to pragmatist philosophy, the values are, pragmatist philosophy के अकॉर्डिंग वैल्यूज क्या है? डायनामिक एंड एब्सोल्यूट, इटर्नल एंड रिलेटिव, एक्सपेरिंशियल एंड सब्जेक्टिव, एक्सपेरिमेंटल एंड ऑब्जेक्टिव। अब प्रैग्मिस्ट फिलॉसफी है बेस्ड है जॉन डुई। जॉन डुई क्या कहते हैं? जॉन डुई कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग। एक्टिविटी बेस्ड कहते हैं वो तो एजुकेशन हो, एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन हो। प्रैग्मिस्ट फिलॉसफी भी यही है, जॉन डुई। प्रैग्मिस्ट फिलॉसफी अभी डिटेल में आगे बताती हूँ। तो इसका आंसर क्या होगा? एक्सपेरिमेंटल हुआ, एक्सपेरिंशियल हुआ, इटर्नल हुआ, डायनामिक हुआ। प्रैग्मिस्ट फिलॉसफी के अकॉर्डिंग जो नॉलेज है वो अपने होती है एक्सपीरियंसेस से, ठीक। और एक्सपीरियंस हमारी दिन पे दिन बार बार बदलते रहते हैं। एक्सपीरियंस हमारे फिक्स तो रहते नहीं, फ्लेक्सिबल है तो है नहीं, तो ये कैसे है? डायनामिक है, चेंज होते रहते हैं। जैसे जैसे हमें एक्सपीरियंस, नॉलेज हमारी सब चेंज होती रहती है, ठीक। According to pragmatists, knowledge based on experience is genuine and worthy of acquisition.
Since the phenomena are constantly changing, so knowledge and truth must change accordingly. Phenomena constantly बदलता रहता है, तो हमारी नॉलेज और सच भी उसके अकॉर्डिंग बदलती रहती है. प्रैग्मेटिस्ट फिलॉसफी बिलीव नहीं करते स्टैंडर्ड पर, परमानेंट पर, क्योंकि ये कहती है बदलाव होते रहते हैं हमारी नॉलेज और इटर्नल वैल्यूज पर. उसका आंसर क्या हुआ? इसका आंसर हुआ एक्सपेनेंशियल. ऑप्शन नंबर सी एंड सब्जेक्टिव. इटर्नल पर तो ये बिलीव ही नहीं करती. ये किस पे ज़्यादा मानती? एक्सपीरियंशियल. सब चीज़ें हम करके सीखे, लर्निंग बाय डूइंग. तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. आज के लिए इतने ही है. पार्ट 1 हमारा हो चुका है. थैंक यू. अगर आपको कोई भी इशू हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए. नेक्स्ट पार्ट में कल मिलते हैं. हम कल करेंगे पार्ट 2 यूनिट 1 का ही. ये ओनली सिर्फ MH सेट के हैं क्वेश्चंस, और अदर सेट्स के नहीं है, सिर्फ महाराष्ट्र सेट के हैं.